नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को फुल उत्साह के साथ कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे आकाश गंगा के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तारा के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग आकाश गंगा के बारे में पढ़े थे, क्या क्या उनकी परिभाषा होती है, किसे कहा जाता है, उन सब बारे में बहुत डिटेल में हम लोग समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तारा के बारे में। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए तारा। स्टार। अगर बात किया जाए कि तारे क्या होते हैं, किसे कहा जाता है, तो समझ लीजिए कि जो आकाशीय पिंड होते हैं वह आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ताप, ऊर्जा और चमक होती है उन्हें ही तारा कहा जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि वह आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ताप, ऊर्जा और चमक होती है उन्हीं को तारा कहा जाता है। तो सबसे पहले इनका परिभाषा लिख लिया जाए, फिर हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो लिख लीजिए, वह आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ताप, चमक और ऊर्जा होता है। वह आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ताप और चमक और ऊर्जा होता है उन्हीं को तारा कहा जाता है। तारा कहलाता है। एक बार फिर से समझिए कि वह आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ऊर्जा, ताप और चमक होता है उन्हीं को तारा कहा जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। लिख लीजिए यहां, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। अब हम लोग समझेंगे कि तारे बनते कैसे हैं। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद समझेंगे कि नए तारे कैसे बनते हैं, नए तारों का निर्माण कैसे होता है। तो समझ लीजिए कि जो आकाशीय गंगा होती है उसके तीसरी जो परत होती है उसे बाह्य भुजा कहा जाता है। आकाशीय पिंड की तीसरी परत को बाह्य भुजा कहा जाता है। और बाह्य भुजा में गैसीय का मतलब गैसों का बादल पाया जाता है। तो गैसों के बादल से ही नए तारों का निर्माण होता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पॉइंट करते हुए, समझते हुए और आगे बढ़ेंगे कि नए तारों का निर्माण कैसे होता है। तब तक समझते रहें कि गैसीय बादल, नेबुला से ही नए तारों का निर्माण होता है। नए तारे जो होते हैं वो आकाशगंगा के तीसरी परत में होते हैं और इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब समझिए कि नए तारे बनते कैसे हैं। लिख लीजिए, नए तारे गैसीय बादल, गैसीय बादल को ही नेबुला कहा जाता है। तो गैसीय बादल नेबुला से होता है। जो नए तारे होते हैं वो आकाशगंगा के तीसरी परत में स्थित होते हैं। पिछली क्लास में हम लोग आकाशगंगा में पढ़े थे पूरा स्ट्रक्चर को समझकर। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं सबसे पहले उसको देखें, वहां पर पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। वहां पर हम लोग फिगर को बनाकर बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। तो यहां समझ लीजिए कि नए तारे जो होते हैं
वो गैसीय बादल से इनका निर्माण होता है, से बनते हैं। नए तारे गैसीय बादल नेबुला से बनते हैं। ये जो नए तारे होते हैं ये आकाशगंगा के तीसरी परत में स्थित होते हैं। तो लिख लीजिए, नए तारे आकाशगंगा के तीसरे परत में नए तारे जो होते हैं वो आकाशगंगा के तीसरी परत में स्थित होते हैं। और तारों का जो चमक होता है, समझिए बहुत ध्यान से, कि तारों का जो चमक होता है वो तारों के ताप पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि तारों का ताप, तारों का चमक जो होता है, तारों का चमक तारे के ताप पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तारों का जो ताप होता है वो तारों का जो चमक होता है वो तारों के ताप पर ही निर्भर करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो जो आकाशीय पिंड होते हैं वह आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ताप, चमक और ऊर्जा होती है उन्हें ही तारा कहा जाता है। नए तारों का निर्माण नेबुला से होता है, गैसीय बादल नेबुला से होता है। और जो नए तारे होते हैं वो आकाशगंगा के तीसरी परत पर स्थित होते हैं। तारों का चमक जो होता है वो उनके ताप पर निर्भर करता है। तो इन पॉइंटों को आप सभी लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। और इनके तारों का जो ताप होता है वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि तारों का जो माप होता है वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों का माप किसके द्वारा मापा जाता है तो आपका आंसर होगा पायरोमीटर से। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, तारों का मापन पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है, के द्वारा तारों का जो मापन होता है वो पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब समझिए यहां पर कि धीरे धीरे जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो तारों का जो रंग होता है वो लाल तप्त रंग के होते हैं। जब धीरे धीरे हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होगा तो ये तारे जो होते हैं वो लाल तप्त रंग के होते हैं। फिर से समझिए कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इसका तारों का जो रंग होता है वो लाल तप्त रंग के होते हैं। इन्हीं को दानों, रक्त दानों भी कहा जाता है। इन्हें रक्त दानों भी कहा जाता है। इनका तापमान जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो लाल तप्त रंग के तारे होते हैं इनका तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब कि इनका जो रक्त दानों होते हैं तारे,
इनका तापमान 3500 डिग्री होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, सिकुड़ते हैं, फिर उसके बाद इनका विस्फोट होता है। तो इसको आप सभी लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर इनका विस्फोट होता है, तो फिर सुपरनोवा, मतलब विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा डिपेंड करता है सूर्य के द्रव्यमान पर, जो कि मतलब विस्फोट होने के बाद वो क्या बनेगा, वो निर्भर करता है सूर्य के द्रव्यमान पर। तो इसको आप सभी लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हुए और बढ़ेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलता है, और तारे का रंग जो होता है वो लाल तप्त रंग में बदल जाता है, और इसी को दानों, रक्त दानों भी कहा जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, सिकुड़ते हैं, फिर उसके बाद इनका विस्फोट होता है। विस्फोट होता है, इनका विस्फोट होता है, और ये सुपरनोवा। अब सुपरनोवा से क्या होता है समझिए, कि ये डिपेंड करता है कि सूर्य का द्रव्यमान, मतलब ये डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है सूर्य के द्रव्यमान पर। विस्फोट होकर क्या बनेगा, ये निर्भर करता है सूर्य के द्रव्यमान पर। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब यहां पर दो कंडीशन होती है, कि अगर तारों का जो द्रव्यमान होता है वो 1.4 ms, ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इनका विस्फोट होता है और ये सुपरनोवा में बदल जाते हैं। अब सुपरनोवा मतलब डिसाइड करता है कि आगे क्या बदलेगा, ये डिसाइड करता है सूर्य के द्रव्यमान पर, मतलब तारे जो होते हैं वो किस में बदलेंगे, ये डिपेंड करता है सूर्य के द्रव्यमान पर। अब यहां से नोट करिए कि अगर तारों का जो द्रव्यमान होता है, तारों का जो द्रव्यमान होता है, अगर वो 1.4 ms, ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, से ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तेजी से घूर्णन करने लगते हैं। तो यहां लिख लीजिए सबसे पहले, तारे का द्रव्यमान जो होता है अगर वो 1.4 ms, ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, 1.4 ms से ज्यादा होगा, ये पहली कंडीशन है, यहाँ पे पॉइंट कर लीजिएगा, ज्यादा होगा तो जो तारे होते हैं वो तेजी से, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तेजी से घूर्णन करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन तेजी से घूर्णन करने लगते हैं। मतलब अगर तारों का द्रव्यमान जो है वो 1.4 ms से अधिक होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेजी से घूर्णन करने लगते हैं, और ये पल्सर तारा में बदल जाते हैं। तारे जो होते हैं वो पल्सर तारा में बदल जाते हैं, और पल्सर तारे जो होते हैं वो ब्लैक होल में बदल जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल का जो उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला काला, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला काला क्षेत्र होता है, उसी को ब्लैक होल कहा जाता है। ये जो होते हैं ये हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ब्लैक होल जो होते हैं ये उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले काला क्षेत्र होते हैं,
और ये हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी ओर आकर्षित करना लगते हैं। तो यहां से समझिए कि जो ब्लैक होल होता है ये उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला काला क्षेत्र होता है। बहुत ध्यान से समझिए कि तारे का जो द्रव्यमान होता है अगर वो 1.4 ms से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तेजी से घूर्णन करना शुरू कर देते हैं। तेजी से घूर्णन शुरू करना मतलब तेजी से घूर्णन शुरू कर देते हैं। तो जो तारे होते हैं वो पल्सर तारे में बदल जाते हैं और पल्सर तारा जो होते हैं वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल जो होता है ये उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है, ये हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। जो ब्लैक होल होता है वो हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब अगर सेकेंड कंडीशन है कि अगर तारा का जो द्रव्यमान है वो 1 ms मतलब मास ऑफ सन से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन को समझेंगे। अब सेकेंड कंडीशन समझिए कि अगर तारों का जो द्रव्यमान है वो 1.4 ms से कम होगा तो ऐसे स्थिति में जो बड़े तारे होते हैं वो श्वेत वामन में बदल जाते हैं। लिख लीजिए सेकंड कंडीशन में अगर तारों का जो द्रव्यमान है वो 1.4 ms से कम होगा तो ऐसी स्थिति में जो बड़े तारे होते हैं वे श्वेत वामन में बदल जाते हैं। बड़े तारे श्वेत वामन में बदल जाएंगे। एक बार फिर से समझिए कि अगर तारों का जो द्रव्यमान है वो 1.4 ms से मास ऑफ सन से कम है तो जो बड़े तारे होते हैं वो श्वेत वामन में बदल जाते हैं और ये श्वेत वामन जो होते हैं ये फिर काला वामन में बदल जाते हैं। धीरे धीरे ये काला वामन में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां से फिर जो तारे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे तारा जो होता है वो गायब हो जाता है, तारे जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है तो जो बड़े तारे होंगे वो श्वेत वामन में बदल जाएंगे और श्वेत वामन धीरे धीरे काला वामन में बदल जाएगा और फिर जो तारे होंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग तारे समझ गए होंगे, तारे क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, तारों का तापमान किससे मापा जाता है। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें जिससे कि अपने क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ निरंतर बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।